आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है, ये तो भारत की आज़ादी के संघर्ष की पूरी कहानी है। क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी की जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, उसकी शुरुआत किसी जंग या तोप से नहीं, बल्कि एक मीटिंग से हुई थी। हाँ, एक ऐसी मीटिंग जिसमें कुल मिलाकर सिर्फ 72 लोग शामिल हुए थे, बस 72। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उसी छोटी सी मीटिंग ने आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो चलिए आज समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी, वो कहानी जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ा और आज़ादी की वो लौ जलाई जिसे बुझाना नामुमकिन हो गया। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1885 की। उस वक्त भारत को एक यूनिफाइड वॉइस, मतलब एक ऐसी आवाज की सख्त जरूरत थी जो सबकी बात कह सके। जरा सोचकर देखिए कि 1885 का भारत कैसा रहा होगा। देश पर अंग्रेजों का पूरा कब्जा था। मतलब हम भारतीय अपने ही देश में अजनबियों जैसे थे। ना एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऊंचा पद, ना अपनी बात कहने की आजादी, और अधिकार वो तो बस नाम के लिए ही थे। और मजे की बात देखिए, इस बदलाव की जो पहली चिंगारी थी वो एक ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने ही सुलगाई। उन्हें ये बात समझ में आई कि भाई भारतीयों को अपनी परेशानियां सरकार तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो मिलना ही चाहिए। और बस यहीं से एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया सामने आया। और इसी आइडिया ने कांग्रेस के जन्म की नींव रखी। एक ऐसी मीटिंग जो इतिहास बनाने वाली थी। तो तारीख थी 28 दिसंबर 1885। जगह थी बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पूरे देश के अलग अलग कोनों से वो 72 लोग यहीं इकट्ठा हुए। W.C. बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया और इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। हाँ, पर एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत में कांग्रेस का मकसद पूरी आजादी मांगना नहीं था। नहीं, उनका पहला गोल था भारतीयों के हक की बात करना, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का रोल बढ़वाना और सबसे जरूरी पूरे देश के लोगों को एक साथ लाना। लेकिन जैसा कि होता है, ये संगठन सिर्फ एक आवाज बनकर नहीं रह गया। बहुत जल्द ये एक आंदोलन में बदल गया और फिर स्वर शासन यानी सेल्फ रूल की मांग जोर पकड़ने लगी। अब कांग्रेस के अंदर ही दो तरह की सोच उभरने लगी। एक तरफ थे नरम दल वाले, मतलब मॉडरेट्स, दादा भाई नौरोजी जैसे नेता जो मानते थे कि धीरे धीरे बातचीत से बदलाव आएगा। और दूसरी तरफ था गरम दल, यानी एक्सट्रीमिस्ट्स। बाल गंगाधर तिलक जैसे लीडर्स इनकी अगुवाई कर रहे थे और उनका साफ कहना था कि अपना हक मांगने से नहीं, संघर्ष करने से मिलेगा। और बाल गंगाधर तिलक का वो मशहूर नारा तो सबने सुना ही होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा गरम दल की सोच का सिंबल बन गया। अब बात सिर्फ छोटे मोटे सुधारों की नहीं थी, अब मांग सीधी सीधी स्वशासन की थी। और फिर कांग्रेस की कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये था गांधी युग, जिसने कांग्रेस को एक एलीट पार्टी से जनता की कांग्रेस बना दिया। महात्मा गांधी के आने से सब कुछ बदल गया। सच में उन्होंने कांग्रेस को कुछ पढ़े लिखे लोगों की पार्टी से निकालकर देश के हर गांव, हर शहर तक पहुंचा दिया। अब ये एक सच्चा मास मूवमेंट बन चुकी थी, आम आदमी की आवाज। गांधी जी के लीडरशिप में कांग्रेस में एक के बाद एक बड़े आंदोलन छेड़े। पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों ने वाकई ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थीं। और ये सिर्फ कोई आंदोलन नहीं थे, ये तो एक जन सैलाब था। स्टूडेंट्स, किसान, मजदूर, औरतें, मतलब समाज का हर हिस्सा, हर तबका आज़ादी के इस लड़ाई में एक साथ खड़ा था। पूरा भारत एक आवाज में बोल रहा था। और फिर दशकों के इस लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आया, आज़ादी का वो चैप्टर खुला जिसका पूरे देश को इंतजार था। एक बार इस सफर पर नजर डालिए। 1885 में 72 लोगों की एक छोटी सी मीटिंग से शुरुआत हुई। 1900 आते आते ये स्वराज की मांग करने वाला एक बड़ा आंदोलन बन गया। फिर 1920 से 40 तक पूरे देश में जन आंदोलन का सैलाब आया और आखिरकार 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो अनगिनत कुर्बानियों और कांग्रेस की लीडरशिप में सालों चले संघर्ष के बाद आखिरकार वो सुबह आई, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हो चुका था। तो सोचिए कैसे 72 लोगों की वो एक मीटिंग करोड़ों लोगों की आज़ादी की आवाज़ बन गई। शायद इसका जवाब छिपा है एकता में, मजबूत इरादे में और एक कॉमन सपने की उस ताकत में जिसे कोई तोड़ नहीं सकता।